अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है वाई इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करे, क्यों ना कोई दूसरी जगह करे। इस टॉपिक पे हम लोग जब बाहर थे हर वक्त ये बहस होती रहती थी कि जो हम सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसको हम कहाँ लगाएं। चॉइसेस वहाँ बहुत थी, पूरी दुनिया हमारे डिपॉजिट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। और इस सिलसिले में हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टर्स फोरम का, जिसने एडवोकेट किया इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। 88 से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, हमारी ये सोच है कि जिन लोगों ने हमारी बात सुनी उन्होंने पाकिस्तान में रियल इस्टेट में और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की, उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंपेयर टू जो लोगों ने दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बातें भी बेशुमार हैं और हम इन दोनों और लोग कहते रहते हैं। और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मेरे ख्याल में 90% जो हमारे जानने पहचानने वाले लोग थे, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और पाकिस्तान को खैर बात कहा और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के मुल्कों में जाके सेटल हो गए। आज इस मौजू पे बात करने के लिए मैंने दो प्रोमिनेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपने स्टूडियो में दावत दी है, जो कि अब पाकिस्तान में सेटल्ड हैं एंड वेरी वेल ऑफ हैं। सबसे पहले आपका तारुफ कराता हूँ बहुत बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़ी शख्सियत कैप्टन खलील रहमान साहब को। कैप्टन खलील रहमान साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD भी हैं और इन्होंने शिपिंग इंडस्ट्री पे बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, जो कि मेरे ख्याल में वाहिद किताब है। साथ ही साथ इनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर भी है जो चलाते हैं पाकिस्तान में। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब के, जो कि वर्ल्ड वाइड वेल नोन एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं एज ए प्रोफेशनल। इन्होंने भी बड़े पैसे कमाए हैं, लेकिन सारा का सारा मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है। इनके पास न्यूयॉर्क में काम करते रहे, इनके पास भी चॉइसेस थी। मेरा ख्याल है कि इन्होंने सही चॉइस किया है। जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। कैप्टन खलील रहमान से मैं शुरू करता हूँ। कैप्टन साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरता रहा है, अभी भी गुजर रहा है। बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं। इस एक बैलेंस करके आप कुछ बताएं कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्या रुकावटें हैं जो हमारे 90% मिसाल के तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी चले गए कनाडा वगैरह, यहाँ से भी लोग बिज़नेस उखाड़ के और पैसे लेके जा रहे हैं। अभी रिसेंट मैंने एक खबर सुनी है कि बहुत सारे बिजनेसमैन उठ के बांग्लादेश जा रहे हैं कि वहाँ बिज़नेस करने में आसानियाँ हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप किस साइड को ज़्यादा, क्या रुकावटें हैं ये थोड़ी सी बताएं ताकि हम उसको ओवरकम करने की बात करें। मेरा ख्याल ये है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें पाकिस्तान में। हर चीज़ में पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। आपका जो मौजू है वो बहुत अच्छा है कि क्यों ना करें, बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तानियों को भी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट ऐसा करें जिससे बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आए और बढ़े। लेकिन आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए कि जो वेल्थ है वो एक पानी की तरह है जी, कि वो वेल्थ उस तरफ को बहती है जहाँ को हालात साजगार हों। तो पानी वहीं रिटर्न अच्छे हों, रिटर्न अच्छे हों तो वही मतलब हालात अच्छे हों। तो अब अगर ये नहीं है तो डेफिनेटली हम कोशिश ज़रूर करें, रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, और आपने मेरा सवाल भी आपका बिल्कुल रिलेटेड है और यही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है जो मैं समझता हूँ कि आपने जो दो स्टॉक एक्सचेंज और प्रॉपर्टी की बात की, मेरा अपना नज़रिया ये है, अगेन आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, आप या और इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, मैं दोनों को, हालांकि जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मामला है वो एक बैरोमीटर तस्वुर किया जाता है इकोनॉमी देखने के लिए, लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि खाली उसको देखने से काम नहीं चलता है, उसकी एक अपनी मैकेनिज्म है जो काम करती है। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा और आपने कहा कि लोग यहाँ से छोड़ के भी जा रहे हैं, बहुत चले गए, तो वो फैक्टर्स हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जो बिजनेसमैन है
जो भी यहाँ बिजनेस कर रहा है, चाहे वो पान की दुकान हो या बहुत बड़ी बिजनेस हो, अगर वो बिजनेस कर रहा है, ख़ास तौर से वो बिजनेसमैन जो कि मोर देन 4 पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, एज ए पॉलिसी वी मस्ट रिस्पेक्ट देम। बिल्कुल, हम उनको, ये हम लोग चैरिटी की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो आदमी 4 लोगों को रोजी दे रहा है, उसको टाइम दे रहा है, इज्जत से उसको पैसे दे रहा है, इससे बढ़ के क्या चैरिटी हो सकती है? आपकी वैसे खैरात कितना कर लेंगे, क्या हो जाएगा उससे? वो सस्टेनेबल भी नहीं होगा, एक दिन पर पैसे आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को एक ऑर्गेनाइज करके जॉब दे देते हैं। बिल्कुल, आई डोंट थिंक एनी philanthropist is bigger than the guy who has given the maximum number of jobs anywhere in the world। और दुनिया भर में ऐसे लोगों को मोहसिन माना जाता है, ना कि दुश्मन जैसा कि यहाँ पोर्ट्रे किया जाता है। तो मतलब ये है कि सबसे पहले तो उनको फुल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मुझे बिजनेस में 42 साल हो गए और मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, बिजनेसमैन आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है, वो बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट है कि ये तो वो है। हाँ, शायद ये भी हो कि किसी शख्स को भी रिस्पेक्ट ना हो, लेकिन बिजनेसमैन जो है वो बहुत अहम है। उसको हमें समझना चाहिए कि मुल्क की खुशहाली और जो आपकी गुर्बत का खात्मा, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको एक ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप जब रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आप अगर कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक 10 एजेंसी से आपका वास्ता, 3 एजेंसीज आपको बॉदर करती हैं। हाँ, इस मुल्क में तो दुनिया में हाल में कहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं। और फिर ये है कि उसमें ये कंसिडरेशन भी आती है तो वो एजेंसी ज़्यादा फाल और एक्टिव हो जाती है। चलिए हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है मोर और लेस जो है वो ट्रेंड वही रहती है फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर एनी रीजंस, कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन कलेक्टिवली मैं नहीं समझता। इसीलिए आप देखिए कि 60s के बाद 60 और 70 का पीरियड है जिसमें कुछ इंडस्ट्री पनपी और वो हुई जो वजूहत थी, लेकिन उसमें यही था कि बिजनेसमैन रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत भी की जाती थी और वो सब कुछ। अब हम ये कहें कि बिजनेसमैन बेईमानी नहीं करता या नहीं करेगा, या वो कहीं का भी बिजनेसमैन होगा, वो बिजनेसमैन है, नेचर है थोड़ी बहुत तो उसका ये कंसिडरेशन के अच्छा। फिर हमारे यहाँ कोई कहीं जो वो ये नहीं अकल इस्तेमाल करते कि अगर एक बिजनेसमैन की कंपनी अगर 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से या 20 साल से वो बिजनेस कर रहा हो, वो टैक्स आपको दे रहा है, तो टैक्स तो वो दे रहा है, उसके बाद जॉब भी क्रिएट कर रहा है। आप देखिए, हो सकता है कि वो 200 आदमियों को उसने एम्प्लॉयमेंट दिया है, किसी ने 20 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो ये तो सबसे बेसिक चीज़ है, अहम बात ये दो आज है। उसको वो रूट के चला जाता है इस मुल्क से, बिल्कुल, तो वो 20 लोग ना बेकार हो गए, वो चले गए। और फिर ये मल्टीप्लाई होता है, ये 2 into 4, 4 into 4 is 16, इट गोज ऑन लाइक दैट। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। खलील भाई, ये जो एक आम आदमी को, चाहे बाहर वाले को तो खैर ज़्यादा ही है, जो टेररिज्म वगैरह का जो मसला है वही इतना बड़ा इशू होता है कि उनको लिए डिसीजन खास तौर से अगर इशू ये है कि आपने 10 साल 20 साल मिडल ईस्ट में कमाया या कहीं और कमाया, तो उसको सेटलमेंट करना है कि पाकिस्तान में सेटल हो या कनाडा वगैरह में हो, तो सिर्फ टेररिज्म और क्राइम जो है वही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, बाकी चीज़ें तो साइड में हो जाती है। ये हम लोग देखते रहे डे टू डे बेसिस पे। बहुत सारे हमारे साथी थे, उनको ये बात बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी कि जो हम लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई, और जो उससे आमदनी आ सकती है यहाँ, अगर आपके पास 2-3 बड़े प्रॉपर्टीज़ हों, उसका रेंट इज़ मोर देन एनफ टू सस्टेन यू बिकॉज द कॉस्ट इज़ रिलेटिवली चीपर। उसी के मुकाबले में उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर अमेरिका में मिसाल के तौर आपने कर लिया, मिसाल में अमेरिका में $1 मिलियन भी आप इन्वेस्ट करें तो देन स्टिल यू आर नॉट रिलैक्स्ड और ईजी। जबकि यहाँ जो जिस ज़माने में हम लोगों ने 2 लाख 4 लाख में 1980s में, अर्ली 90s में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, शादी हॉल, ये वो, आज उनकी अगर वो बेचने जाए तो 16-18 करोड़ की बिकती है। वैसी आमदनी 1-1 करोड़ रुपए है एक शादी हॉल से। 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में तो बहुत है, एक अच्छे खासे फैमिली के लिए, डिफेंस में रहने वाले के लिए भी सालाना 1 करोड़ की आमदनी काफ़ी है, एंड इज जस्ट रेंट। और प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट कर रही है वो अपनी जगह पे, वो तो आज 16 करोड़ का है तो थोड़ी बार 20 करोड़ का हो जाएगा। तो बड़े रिलैक्स हो गए हैं। एक एग्जांपल आपकी भी है माशाल्लाह,
शिप पे कमाया, अपने इलाके यहाँ इन्वेस्ट किया, आज माशाल्लाह वो आपकी जो जो प्रॉपर्टी थी इतनी बढ़ गई। इसी तरह मुबीन ने भी अपने अमेरिका के पैसे सारे यहाँ अपने घर में लगाए और चीज़ों में फैक्ट्री में लगाया, वो अप्रिशिएट कर गया। मगर ये जो टेररिज्म है ना, उसको देख के लोग कह देते हैं कि यार छोड़ो, ये मुल्क को भूल जाओ। ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन तो है, लेकिन रिस्क ऑफ गोइंग देयर इज सो हाई कि लेट्स गो टू समवेयर एल्स। वहाँ जाके वो तकलीफ में रहते हैं। टेररिज्म के बारे में आप कहेंगे, व्हाट डू सी एज द रूट कॉज के? जो मैं देखता हूँ, देखिए ये जो टेररिज्म है ये पिछले 10 या 15 साल में डेवलप हुई, ज़्यादा हुई, जिससे बिजनेस अफेक्ट हुई, या चलिए बहुत आप जाएंगे तो 90 के आसपास आप पहुँच जाएंगे। लेकिन आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो उससे पहले से रुकी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली द फैक्ट ऑफ टेररिज्म एंड प्रोबब्ली ये 72 में जो नेशनलाइजेशन हुई और उसके बाद जो प्रॉब्लम आया, जिसने हम जैसे लोगों को प्रॉम्प्ट किया बाहर जाने के। अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी से पास करके निकला था एक नॉर्मल सिचुएशन में, तो मुझे यही